एक तरफ बहुत सी टैक्सियां, मोटर रिक्शे और तांगे वगैरह खड़े थे। मैं एक खाली रिक्शे में घुस गया और उसे लखनऊ रोड चलने को कहा। मैं तिमारपुर का नाम लेना नहीं चाहता था। लखनऊ रोड तिमारपुर में थी। रिक्शा कश्मीरी गेट से निकलकर अलीपुर रोड पर दौड़ने लगा। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब कुत्सिया गार्डन का पुराना मेहराबी दरवाजा आया। अलीपुर रोड की दोनों जानिब नीम के ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। रिक्शा रोशन सड़क पर भागा जा रहा था। दाएं जानिब ही मेडन होटल आकर गुजर गया। उसकी बाएं तरफ दिल्ली की वो पुरानी इमारत थी जहां गली में ऑल इंडिया रेडियो का पुराना स्टेशन हुआ करता था। उसके आगे दाएं तरफ ओल्ड सेक्रेटेरिएट की इमारत भी गुजर गई। फिर दूर छोटे से ऊंचे टीले के पीछे तिमारपुर की बस्ती की रोशनियां नजर आने लगी। ये आबादी अब काफी फैल गई थी। लखनऊ रोड भी पहले से कुशादा हो गई थी। मैंने एक कूची के पास रिक्शा छोड़ दिया और यूं ही आगे चल पड़ा। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। मैं उसकी एक एक गली और एक एक बाजार से वाकिफ था। मुझे दरिया किनारे वाली छती हुई वीरान बाउली का भी पता था। दरिया मेरी दाएं जानिब एक ऊंचे बंद की दूसरी तरफ ढलान में बह रहा था। मैं लखनऊ रोड के ऊपर से होता हुआ तिमारपुर के पहले चौराहे को उबूर करके छती हुई बाउली के पास आकर रुक गया। रात के अंधेरे में दरिया का चौड़ा पार्ट धुंधला नजर आया। इस अंधेरे में मैंने बाउली के पास वाले कीकर के दरख्त को पहचान लिया और उसके नीचे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी। 1 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इंतजार का वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। ठंड भी हो गई थी। मैंने हाथ जैकेट की जेबों में दे लिए और 1 बजने का इंतजार करने लगा। आखिर 1 बज ही गया। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। फिर मुझे एक साया बंद की झाड़ियों में से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया। गैर शऊरी तौर पर मेरा हाथ पतलून की उस जेब में चला गया जिसमें चाकू था। करीब आने पर मैंने इंसानी साए को पहचान लिया। वो वही नौजवान था जो मुझे रेस्तरां में मिला था। उसने मुझे गौर से देखा। शायद वो मुझे पहचानना चाहता था। जब उसने मुझे पहचान लिया तो बोला, मुझसे 10 कदम का फासला रख कर मेरे पीछे पीछे चले आओ। उसके साथ ही वो मुड़ा और बंद की चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। बंद की दूसरी तरफ आने के बाद उस नौजवान ने तिमारपुर की बस्ती में दाखिल होने वाली सड़क छोड़कर बंद के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। फिर वो एक ऐसी जगह आ गया जहां आकर तिमारपुर की आबादी तकरीबन खत्म हो जाती थी। उसके बाद एक छोटा सा तालाब था जहां कुछ दरख्त इधर उधर उगे हुए थे। एक दरख्त के नीचे वो रुक गया। कहने लगा, वो सामने एक पुराना गैराज है। पोशाली उसके अंदर है। ये गैराज मेरे एक रिक्शा ड्राइवर दोस्त का है। वो भी मेरी तरह मुसलमान है लेकिन इस वक्त यहाँ नहीं है। पहले मैं गैराज में जाऊंगा, मेरे बाद तुम गैराज में आ जाना। इससे पहले कि मैं उससे सवाल करता, वो तेजी से दरख्तों में से होता हुआ गैराज की तरफ चल दिया। फिर मैंने उसे गैराज के पास अंधेरे में पहुंचकर गायब होते देखा तो आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। गैराज के बाहर सहन में एक तरफ पुराने रिक्शे का ढांचा पड़ा था। गैराज की हालत शिकस्ता थी। उसकी ढलानी छत एक तरफ को झुकी हुई थी। उसका दरवाजा बंद था। कोई रोशनदान भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा छाया था। कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे के एक पट को जरा सा अंदर धकेला तो मुझे मोमबत्ती की धीमी सी रोशनी नजर आई। अंदर आ जाओ, ये पोशाली की आवाज थी। वो चारपाई से उठकर बेख्तियार मेरी तरफ बढ़ी। मुझसे मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अजनबी नौजवान चारपाई के पास ही लकड़ी के खोखे पर बैठा था। वो जल्दी से उठा और बोला, मैं बाहर जाकर जरा तसल्ली कर लूं। पोशाली बहन, इतनी देर में तुम अपने साथी को वो सारी बात समझा दो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई है। वो गैराज से बाहर निकल गया। पोशाली ने मुझे अपने करीब बिठा लिया और सारे वाकयात तफसील से सुना दिए। जब मुझे मालूम हुआ कि ये नौजवान असल में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस में कैप्टन है और मुसलमान होने और पाकिस्तान से मोहब्बत करने के नाते हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले चुका है, तो उस पर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी न रही। थोड़ी देर बाद कैप्टन अंदर आ गया। उसने आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खोखे पर बैठ गया। तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम के कले पाकिस्तान का रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। उसने धीमी आवाज में मुझे मुखातिब किया। हम यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने तुम दोनों की मदद का फैसला कर लिया है और उसकी वजह सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के मुसलमानों से मेरे भाई खलील और मेरे एक मुसलमान फौजी साथी की मोहब्बत है। इसके इवज मैं पोशाली की तरह तुमसे भी सिर्फ एक वादा लेना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे तुम पकड़े जाओ तो किसी हालत में भी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि वो लोग तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बीवी बच्चों को भी बेदर्दी से हलाक कर दिया जाएगा, बल्कि मेरे पूरे खानदान और नस्ल को दर दर की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मैंने उसके हाथों को चूमा और जज्बात से लबरेज आवाज में कहा, एक बार तो क्या, अगर भारतीय फौज 1000 बार भी मुझे कत्ल करे तो भी मैं तुम्हारा नाम कभी जबान पर नहीं लाऊंगा। अगर मैंने पकड़े जाने की सूरत में पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया तो मैं मरने के बाद अल्लाह की हुजूर क्या मुंह लेकर जाऊंगा।
उसने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया, कहने लगा, पोशाली बहन की तरह मुझे तुम पर भी यकीन हो गया है। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि चाणक्य प्लान माइक्रोफिल्म कहाँ पर रखी हुई है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना होगा। वो मेरे और पोशाली के सामने खोखे पर बैठ गया और गहरी सांस लेकर कहने लगा, भारतीय हुकूमत को चूंकि इल्म हो गया है कि गैर मुल्की एजेंट चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए वो उसकी हर मुमकिन हिफाजत कर रही है। मैं सूरत हाल की नज़ाकत से पूरी तरह वाकिफ हूँ और यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को काफिरों की लाई हुई तबाही से बचाना चाहता हूँ। पोशाली ने पूछा, क्या माइक्रोफिल्म मुल्क से बाहर किसी जगह पहुंचा दी गई है? कैप्टन ने बाहर कुछ खटका महसूस किया। ये किसी के कदमों की चाप थी। कैप्टन कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखें हम पर लेकिन कान बाहर की खामोशी पर लगे थे। फिर उसने अपनी स्याह चमड़े की जैकेट में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने मोमबत्ती बुझाकर जेब से चाकू निकाल लिया और उछलकर अध खुले दरवाजे की एक तरफ हमला करने की पोजीशन ले ली। पोशाली भी दीवार के साथ लग गई थी। बाहर एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर हमें दो आदमियों की आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद आवाजें गुम हो गईं और एक बार फिर रात का सन्नाटा तारी हो गया। कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं हमले के लिए तैयार हो गया। खुले चाकू पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। बाहर से हमारे साथ ही मुसलमान इंडियन कैप्टन की धीमी आवाज आई, अपना आदमी था, और ये कहकर वो अंदर आ गया। उसने आते ही बताया कि उसका राजदार जानिसार साथी खलील था, जो उसे खबरदार करने आया था कि ये गैराज महफूज नहीं है और हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने चाकू बंद करके जेब में रखा और पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। पोशाली ने भी यही सवाल किया। कैप्टन ने आहिस्ता से कहा, यहाँ से कुछ फासले पर दरिया के दूसरे किनारे एक वीरान खंडर है जो कनीज की बारादरी के नाम से मशहूर है। ये बारादरी दरिया बुर्द हो रही है, इसलिए उधर कोई नहीं जाता। खलील तुम दोनों को इसी वक्त वहां पहुंचा देगा। वहां एक खुफिया तहखाना है। मैं तुम्हें कल रात वहां मिलूंगा। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे जांबाज दोस्त, पोशाली के साथ तुम्हारा भी इस वक्त वहां जाना जरूरी है ताकि तुम वो जगह देख सको और कल रात अज खुद वहां पहुंच जाओ। अब मैं जाता हूँ। तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद बाहर निकलना। खलील तालाब के किनारे दरख्तों में तुम्हें खुदा मिलेगा। पोशाली उसको जानती है। मैं कल रात 12 बजे आऊंगा। फिर तुम्हें बताऊंगा कि चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म कहाँ है और उसे हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। कैप्टन बाहर निकल गया। मैं और पोशाली गैराज के अंधेरे में खामोश खड़े रहे। 10 मिनट बाद हम भी बाहर आ गए। अंधेरी रात में दूर तिमारपुर बस्ती के बास फ्लैट्स की रोशनियां झिलमिला रही थी। हम एक दूसरे के आगे पीछे चलते तालाब के किनारे वाले दरख्तों में आए तो वहां खलील एक दरख्त के पीछे से निकलकर हमारे सामने आ गया। उसने अपना मुंह सर गर्म चादर में लपेट रखा था। पोशाली ने उसे पहचानते हुए मुझसे तारुफ करवाया। खलील ने हमें रक्शे में बैठने को कहा, जो जरा देर बाद बंद के साथ साथ मशरिक की तरफ रवाना हो गया। काफी देर चलने के बाद रक्शा एक जगह रुक गया। खलील इंजन बंद करके उतर आया। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इधर उधर मत होना, यहाँ आगे जमीन दलदली है। अंधेरे में हमें आसपास ऊंचे दरख्त और उनके दरमियान सितारों की रोशनी में धुंधला दरिया नजर आ रहा था। जहाँ से हम गुजर रहे थे वो ऊंची घास का नाहमवार रास्ता था। ये रास्ता आगे जाकर ऊंचे टिब्बों में तंग हो गया। टिब्बे खत्म हुए तो हमें आसपास कीचड़ सा चमकता नजर आया। खलील आगे आगे बड़ी एहतियात से चल रहा था। उसने सरगोशी में बताया कि ये दलदल है, जो इतनी गहरी तो नहीं, लेकिन अगर इंसान इसमें गिर जाए तो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता। सामने एक खंडर की छतरी नुमा भुर्जी दिखाई दी जो अंधेरे में एक तरफ झुकी हुई थी। उसके इर्द गिर्द खस्ता नानकशाही ईंटों का फर्श बना हुआ था, जिसकी ढलान एक तरफ दलदल में जाती थी। यही कनीज की बारादरी का खंडर था जो एक गोल चबूतरे पर खड़ा था। खलील नीम अंधेरे में रास्ता टटोलता हुआ खंडर के अतब में आ गया। यहाँ एक जगह बहुत सी झाड़ियां थी। वो झाड़ियों को एक तरफ हटाते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ, तहखाना इसके अंदर है। झाड़ियों के अंदर कनीज की बारादरी के गोल चबूतरे की दीवार आ गई। उस दीवार में एक जगह जमीन से 2 फुट ऊंचा बड़ा शिगाफ बना हुआ था। उस शिगाफ में इतना अंधेरा था कि हमें एक दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ सेल और नमी थी। खलील ने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में हमें एक गोल सुरंग का रास्ता दिखाई दिया। चंद कदम चलने के बाद खलील बाएं जानिब घूम गया। यहाँ पहली बार ठंडी हवा का झोंका आया। उस जानिब एक मेहराबी दरवाजा था जिसके पट गायब थे। उसके अंदर एक चौकोर तहखाना बना हुआ था। यहाँ जमीन पर दीवार के साथ भारी पायों वाला एक तख्त बिछा था। खलील ने मोमबत्ती एक तरफ दीवार के पुराने ताक में लगा दी और चादर उतारते हुए बोला, मैं यहाँ कल जरूरत की कुछ चीजें ला दूंगा। पोशाली बहन, तुम किसी तरह आज की रात यहाँ गुजार लो। उसने तख्त को साफ करके अपनी चादर ऊपर बिछा दी। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे शाहजी ने कहा था कि तुम्हें मोतीनगर छोड़ना है। मैंने उस बात में सर हिलाया और पोशाली से कहा, मैं कल रात आऊंगा, तुम फिक्र मत करना।
पुजाली एक बहादुर लड़की थी। वो इससे भी ज्यादा दलदली तहखानों में जिंदगी की अजियतनाक रातें बसर कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तुम मेरी फिक्र न करो मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया तो हमारा सारा मंसूबा अधरे का धरा रह जाएगा। खलील माजरत खाना अंदाज में बोला, शाहजी ने मुझे आपको रात के वक्त यहाँ लाने से मना किया है, वरना मैं आपको मोती नगर आकर ले आता। कैप्टन बेहद एहतियात से काम ले रहा था, इसलिए उसने खलील को मना किया था कि वो मुझे अगली रात मोती नगर से न उठाए और मुझे ताकीद की थी कि मैं अज खुद कनीज के खंडर में पहुंचूं। तहखाने में ठंड थी, चुनाचे मैंने अपने चमड़े की जैकेट पोशाली को पहना दी और उसे अल्लाह हाफिज कहकर खलील के साथ तहखाने से बाहर निकल आया। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू भी उसे दे दिया था। मैं वापस सिनेमा हाउस जाकर अपनी गाड़ी वहां से नहीं लेना चाहता था क्योंकि रात काफी गुजर चुकी थी। चुनाचे खलील मुझे रक्शे में लेकर मोती नगर के इलाके में दाखिल हुआ तो मैं वहां उससे जुदा हो गया और अकेला ही मोती नगर के बंगला नुमा क्वार्टरों की दरमियानी छोटी सड़कों पर से गुजरता हुआ अपने बंगले के गेट पर आ गया। चौकीदार वहां पहले ही से मौजूद था। मैंने इस ख्याल से शायद कि खुफिया एजेंट सुन रहा हो उसे पदरे बुलंद आवाज में कहा, पार्टी में देर हो गई और गाड़ी भी खराब हो गई। फिर टैक्सी भी न मिली, इसलिए पैदल ही आना पड़ा। चौकीदार खामोश रहा। बेडरूम में जाते ही मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं गहरी नींद सो रहा। दूसरे दिन उठा तो सूरज काफी निकल आया था। मैंने कपड़े बदले, नाश्ता किया और टैक्सी मंगवा कर सिनेमा हाउस रवाना हो गया। वहां से अपनी गाड़ी ली और दफ्तर की तरफ चल दिया। ऑफिस का माहौल वैसा ही था जैसा एक रोज पहले था। टंडन की मौत के बाद अब मिस्टर तिवाड़ी इंटेलिजेंस विंग का इंचार्ज था और उसकी जगह अब वो हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त मीटिंग लेता था। वो मीटिंग का दिन था। मीटिंग में वशराम भी शामिल था। मैंने महसूस किया था कि कुछ अरसे से मीटिंग में टॉप सीक्रेट किस्म के मसाइल पर बात नहीं होती थी। ये इस वजह से था कि ये लोग मेरे सामने ऐसे मसाइल पर बहस नहीं करना चाहते थे, सिर्फ दफ्तरी उमूर पर या ज्यादा से ज्यादा पंजाब में सिखों का खालिस्तान के मुतालबे के बारे में थोड़ी बहुत बात हो जाती। लेकिन इन लोगों का रवैया मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल था और किसी तरह भी ये जाहिर नहीं होता था कि उन्हें मेरी खुफिया और भारत दुश्मन सरगर्मियों पर शक है। लंच के बाद मैं दफ्तर में बैठा एक फाइल पर नोट लिख रहा था कि मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज शाम मैं अपने बंगले पर जाने की बजाय किसी गुमनाम सी जगह पर जाकर छुप जाऊं और वहीं से आधी रात को कनीज की बारादरी पर पहुंच जाऊं। ख्याल अच्छा था। इस तरह से मैं बंगले पर जाकर वहां से निकलने के झंझट से छुटकारा हासिल कर सकता था। इस बात का भी इम्कान था कि मेरे पीछे लगा हुआ पुरस्कार आदमी दफ्तर से निकलते ही मेरा ताक़ुब शुरू कर दे, लेकिन मैं उसे यूं जुल दे सकता था कि दफ्तर से सरकारी गाड़ी में निकलूं। फाइल पर काम करते करते सारा मंसूबा मेरे जहन में वाज़ेह हो गया। अभी दफ्तर बंद होने में पौन घंटा बाकी था। मुझे चौकीदार को फोन पर बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं आज रात भी देर से आऊंगा। इस दौरान सुजाता का फोन भी नहीं आया था, वरना मुझे उसे फोन पर बताना पड़ता कि मैं आज शाम दफ्तर से लेट आऊंगा। एक मुसीबत सुजाता के ब्याह की भी मेरे सर पर लटक रही थी। इस मुसीबत से भी निजात हासिल करने के बारे में सोचना था। सुजाता के फोन के डर से मैं पहले ही दफ्तर से निकलकर पार्किंग गैराज में आ गया। मैंने झूठ मूठ गाड़ी को 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की। चौकीदार कोने में एक तरफ खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने इंजन का बोनेट उठाया और उसकी ओट में होकर इंजन में से एक ऐसा पुर्जा निकाल कर जेब में डाल दिया जिसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती थी। गाड़ी में बैठकर मैंने महज दिखाने के लिए 2-3 बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। फिर बाहर निकलकर गाड़ी की खिड़की दरवाजा लॉक किया और चाबियां घुमाता हुआ चौकीदार के पास आ गया। उसे कहा, ऐसा करो प्रसाद को कहो दफ्तर की गाड़ी लेकर आए। चौकीदार फौरन उस तरफ चला गया जहां सरकारी गाड़ियां खड़ी होती थी। थोड़ी देर बाद प्रसाद सरकारी वैगन लेकर आ गया। मैं वैगन में बैठ गया। इंजन में कुछ खराबी हो गई है, तुम ऐसा करो मुझे दरियागंज मेरी बहन के घर छोड़ाओ। उसे मेरी बहन कृष्णा कुमारी के घर का पता था। जब दरियागंज का गुंजान इलाका शुरू हुआ तो मैं कृष्णा कुमारी के मकान वाली गली की नुक्कड़ पर उतर गया और ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी वापस ले जाए। कृष्णा कुमारी का मकान चंद कदमों के फासले पर था। वो मुझे देख कर निहाल हो गई। उसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन पतिदेव अभी काम से नहीं आए थे। मैंने कृष्णा कुमारी को बताया कि आज मुझे अपनी प्यारी बहन बहुत याद आई थी, इसलिए रात का खाना भी उसके यहाँ खाऊंगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और रात के भोजन के इंतजामात में लग गई। उसका शराफ खावद हरि प्रसाद भी आ गया। मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। उस पर मेरे अफसर होने का बड़ा रोब था। मुझे गले लगाते हुए बोला, चूंटी के घर आज नारायण कैसे आ गए? मैंने उसके कदम छू कर प्रणाम किया और बताया कि आज आप लोगों की बहुत याद आई, माताजी भी याद आ गईं। सोचा बहन के पास चलूं, भोजन भी वहीं करूं। हरिप्रसाद उसी वक्त बाजार से भोजन के लिए कुछ मिठाई लेने चल दिया। रात के खाने पर कृष्णा कुमारी ने अपने हाथ से कचौरियां बनाई थी। खाने के बाद बहन कृष्णा कुमारी ने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे जाकर माथा टेका। सामग्री से थोड़ा सा संदल उंगली के साथ लगाकर मेरे माथे पर लगाया। फिर मैं और हरिप्रसाद ताश खेलने लग गए।
वो रात वहीं रह जाने पर इसरार कर रहे थे, लेकिन ये गलती मैं कैसे कर सकता था। 11 बजे उनके मकान से निकलकर रक्शे के लिए मुझे खासी दूर तक चलना पड़ा था, लेकिन फिर एक खाली रक्शा मिल ही गया। मैंने उसे कश्मीरी दरवाजे की तरफ चलने को कहा। यहाँ से मैंने दूसरा रक्शा लिया और उसे भी तिमारपुर वाली बस्ती के करीब पहुंचकर छोड़ दिया।